उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज आप लोगों के लिए फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। सिर्फ आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में इस टॉपिक से सिर्फ आपके 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस बात की हम गारंटी भी ले सकते हैं। आप चाहे देख लेना अपने प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर, यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन तो 100% बनते हैं और कभी कभी आपके 3 क्वेश्चन भी बन सकते हैं। और इस टॉपिक को आज हम आप लोगों को इतने बेहतरीन ढंग से कराएंगे कि आपका क्वेश्चन इस टॉपिक से गलत नहीं होगा। तो अगर आप लोगों को अपने 2 नंबर आने वाले एग्ज़ाम में पक्के करने हैं तो इस वीडियो को आप लोगों को सिर्फ इतना सा काम करना है कि लास्ट तक ज़रूर देखना है। और फिर अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो ज़रूर आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तभी करना। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आज आपकी क्लास का क्या कहता है। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं 2014 के पेपर में आया हुआ। कह रहा है जब कोई हवा का बुलबुला किसी झील की तलहटी से सतह तक आता है तो अगर आपसे पूछा जाए तब क्या होगा इस स्थिति में। इस स्थिति में यह आकार में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और आप लोग अपना टॉपिक आज समझ सकते हैं क्या होने वाला है। द्रव्य के गुण एवं आर्किमिडीज का सिद्धांत, ये आज आपका टॉपिक होने वाला है, ठीक है। तो समझ गए होंगे, जब कोई हवा का बुलबुला जो है किसी झील की तलहटी से सतह तक आता है तो उसका जो है आकार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, इसको जरूर आप लोग याद रखना। तो चलिए थोड़ी बहुत इसकी हम लोग इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। इसकी जो एक्सप्लेनेशन दे रखा है, किसी झील में गहराई में जाने पर क्या हमेशा दाब जो है उसका बढ़ जाता है, ये बात आप लोग याद रखना। सतह की ओर आने पर देखो, जब आप गहराई में जाएंगे तो दाब बढ़ेगा और जब आप सतह की ओर आएंगे तब क्या होगा, उसका दाब जो है वो प्रेशर उसका कम हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए जब हवा का बुलबुला ऊपर की ओर आता है तो उस पर लगने वाला बल का जो उस पर लगने वाला दाब है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है ऐसी स्थिति में, जिसके फलस्वरूप उसका आकार क्या हो जाता है, आपका बढ़ जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कहता है, इसको भी हम लोग समझते हैं। कह रहा है कि सामान्यतः द्रव्य की अवस्थाओं के भौतिक वर्गीकरण में खाली स्थान कौन सी अवस्था आपकी शामिल नहीं होती है। तो याद रखना, आप देखते हैं ठोस भी होता है, गैस भी होता है, द्रव भी होता है। सिर्फ आपकी कोलाइडल जो है, ये आपकी अवस्था जो है द्रव्य की अवस्थाओं के भौतिक वर्गीकरण में आपके शामिल नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, 2014 के पेपर में पूछा गया है। हमने अभी आपको एक बात बताई कि सिर्फ आपके इसी टॉपिक से आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं, तो देख लीजिए आपके दोनों 2014 के एग्जाम में पूछे गए, तो 2 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे यहाँ से। तो चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन आपका क्या कहता है, उसको भी हम लोग समझते हैं अच्छे से। कह रहा है कि बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि किस कारण चिपक जाते हैं। तो याद रखना, कह रहा है कि दाब अधिक होने से बर्फ का जो है गलनांक वो घट जाता है, इसी वजह से जो उनको दबाने पर जो उनके टुकड़े होते हैं वो आपके आपस में चिपक जाते हैं, ठीक है। जरा इसका एक्सप्लेन भी हम लोग देख लेते हैं क्या कहते हैं। कह रहा है दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर जाता है। जब बर्फ के टुकड़ों को परस्पर दबाते हैं तो संपर्क स्थान पर जल का गलनांक जब आपका 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे होने के कारण जो है उस स्थान पर बर्फ क्या होने लगती है, आपकी गलने लगती है। और दाब हटा लेने पर संपर्क स्थान पर जल पुनः क्या होता है, जम जाता है, तभी जो है टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। कहता है आपसे, अगर किसी झील के तल से ऊपर आते बुलबुले के आयतन में वृद्धि होती है तो उस बुलबुले पर लगने वाला दाब क्या होगा, कम होगा। ये बात अभी आप लोगों ने पहले ही क्वेश्चन में अच्छे से पढ़ी होगी, ठीक है। कह रहा है बुलबुले के ऊपर जल का भार निरंतर कम होने के कारण जो है दाब का परिणाम आपका लगातार क्या हो जाएगा, घटता रहता है, ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है पानी पर तैरती वस्तु का अगर आपसे पूछा जाए आभासी भार क्या होता है, तो याद रखना, पानी में अगर कोई वस्तु तैर रही है तो उसका आभासी भार हमेशा आपका शून्य रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से याद रखना। आगे देखते हैं। कह रहा है ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है। तो याद रखना, जो आपकी ठोस की शुद्धता होती है ये आपके गलनांक बिंदु के जो है निर्धारण के द्वारा आपकी प्राप्त की जाती है। आगे देखते हैं। आप लोग ये जो एक्सप्लेन का पार्ट है इसको आप लोग वीडियो रोक कर जरूर पढ़ लेना, जहाँ पर ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होगा वहीं पर हम आपको इसको एक्सप्लेन जो है आपका पढ़ेंगे और आपको अच्छे से समझाएंगे। बाकी आप लोग
सारे उनको कोशिश करके पढ़ते हुए ज़रूर चलना अगर आप लोगों के पास टाइम हो। अब कह रहा है कि थर्मस फ्लास्क में रखा गर्म द्रव किस प्रक्रिया में सुरक्षित रहने के कारण गर्म बना रहता है। तो याद रखना वो किस कारण गर्म बना रहता है, तो वो आपकी इन तीनों के कारण, चालन, संवहन और विकिरण, यानी ये सभी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। जो भी आपके थर्मस फ्लास्क में रखा गर्म द्रव होता है वो इसी कारण, इन तीनों के कारण क्या रहता है, सुरक्षित रहने के कारण जो है वो गर्म बना रहता है हमेशा। आगे देखते हैं। फिर आपसे सीमांत घर्षण के विषय में पूछा गया था एक क्वेश्चन। कह रहा है सीमांत घर्षण किस चीज़ पर निर्भर करता है। तो जो आपका सीमांत घर्षण होता है वो आपकी तल की प्रकृति और अभिलंब की प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग जरूर इसको तैयार कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिल सकते हैं। फिर कह रहे हैं वैसलीन लेपित सुई क्षैतिज स्थिति में जल पृष्ठ पर धीरे धीरे से डुबोई जाती है, वह तैरती हुई प्रतीत होती है। यह घटना खाली स्थान किसका उदाहरण है। तो यह घटना जो है आपके पृष्ठीय तनाव का उदाहरण हो जाएगी। ठीक है, फिर कह रहा है कि स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं, क्योंकि यह किस कारण मच्छर कम होते हैं, इसके पीछे की वजह आपकी हो जाएगी लार्वा की सांस में बाधा डालता है। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेन अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, इसीलिए हम लोग देखते हैं क्या कहता है कि स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर जल का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिससे जल की सतह पर बनी तनाव झिल्ली जो होती है कि टूट जाती है, जिसके फलस्वरूप लार्वा सांस नहीं ले पाते हैं और वे जो है पानी में डूबकर मर जाते हैं, अतः मच्छरों की वृद्धि जो है रुक जाती है। इसी वजह से यही मेन इसके पीछे का रीजन है। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर कह रहा है द्रोह में पृष्ठ तनाव का कारण आपका क्या है। तो याद रखना द्रोह में जो है पृष्ठ तनाव का कारण आपका होता है अणुओं के मध्य आपका ससंजक बल जो है, ये द्रोहों के पृष्ठ तनाव का मेन कारण है या मुख्य कारण आपका हो जाएगा। फिर आपसे कह रहा है कि वर्षा की बूंदें गोलाकार ही क्यों होती हैं। तो याद रखना जो आपकी वर्षा की बूंदें होती हैं गोलाकार आपके पृष्ठ तनाव के कारण होती हैं। फिर आपसे कह रहा है द्रोह की बूंदें आकृति में गोलाकार होने का कारण भी आपके पृष्ठ तनाव ही होता है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल सकता है। फिर कह रहा है तेल दीप में बत्ती का तेल खाली स्थान के कारण ऊपर उठता है। आप लोग देखते होंगे जब लालटेन वगैरह हम लोग जलाते थे पहले, तो जो है नीचे आपका तेल रहता था, ऊपर आप लोग जो बत्ती वगैरह डालते थे, तो उसी के माध्यम से जब ऊपर तेल जाता था तभी तो आपकी दिया वगैरह जलती थी। तो वही यहाँ पर पूछा गया, ऐसा आपके जो है कोशिका क्रिया के कारण क्या होता है, तेल दीप में बत्ती का तेल जो है कोशिका क्रिया के कारण आपका ऊपर उठता है। ठीक है, इसके पीछे का मुख्य कारण यही है। तो आप इसका एक्सप्लेन अच्छे से एक बार पढ़ लेना। ठीक है, फिर कह रहे हैं ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है। तो क्या इसके सोखने में शामिल होगा, देखते हैं। तो इसके सोखने में जो है शामिल आपका हो जाएगा कोशिकीय अभिक्रिया की परिघटना आपकी शामिल हो जाएगी। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में क्या शामिल है, तो याद रखना कोशिकीय अभिक्रिया परिघटना के कारण जो है ब्लॉटिंग पेपर जो है स्याही को क्या कर लेता है, सोख लेता है। ठीक है, ये यहाँ पर इसका एक्सप्लेन भी दे रखा, आप लोग देख लेना क्या कहते हैं। फिर कह रहा लोहा पारा में क्या होता है। तो लोहा पारा में डूबता है या तैरता है या उपलाता है या ये सभी। तो याद रखना जो लोहा पारा में होता है वो क्या होता है, तैरता है। इसके पीछे का कारण क्या है, लोहे का घनत्व पारे से क्या होता है, कम होता है। यदि किसी पदार्थ का घनत्व द्रव के घनत्व से कम होता है तो वह पदार्थ उक्त द्रव में नहीं डूबेगा। अतः लोहा भी पारा में नहीं डूबता है बल्कि पारे में क्या होता है, तैरता है। जब कोई वस्तु डूबेगी नहीं तो स्वाभाविक सी बात है वो ऊपर उसके तैरेगी। फिर कह रहा है तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है। तो इसके पीछे की वजह आपकी हो जाएगी समुद्री पानी में तैरना उसको आसान इसलिए लगता है क्योंकि समुद्री पानी का घनत्व जो होता है वो साधारण पानी से क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसीलिए जो है तैराक को समुद्री पानी में तैरना आसान सा लगता है। इसके पीछे का मेन रीज़न आपका यही हो जाएगा। फिर आपसे इसका एक्सप्लेन आप लोग अच्छे से पढ़ लेना एक बार। फिर कह रहे हैं
एक पिंड किसी द्रव में तैर रहा है, पिंड और द्रव का घनत्व बराबर है। अगर पिंड को नीचे की ओर दबाकर छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? तो इसी स्थिति में आपका जहाँ उसे छोड़ा जाएगा वह जो है वहीं रहेगा। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग जरूर 1 से 2 बार पढ़ लेना। फिर कह रहा है एक जहाज एक नदी से समुद्र में पहुंचता है तब, एक जहाज जो है एक नदी से एक समुद्र में पहुंचता है तब क्या होता है? नीचे की ओर गिरता है या वैसे ही स्तर पर बना रहता है या ऊपर की ओर उठता है या इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग याद रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा। जब कोई भी जहाज होता है एक नदी से सब आपका वो समुद्र में पहुंचता है तो वो क्या हो जाएगा? ऊपर की ओर उठता है, ऐसी स्थिति में, याद रखना। फिर कह रहा है आपसे किस तापमान पर जल का घनत्व आपका अधिकतम होता है? तो याद रखना 4 डिग्री सेल्सियस पर या 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है आपके जल का घनत्व आपका क्या होगा? अधिकतम होगा। ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए, कई बार आपके पेपर में पूछा गया। फिर कह रहा है जब एक झील की सतह पर जल जमने जा रहा है तो इसके तल पर पानी का तापमान क्या होगा? तो याद रखना ऐसी स्थिति में जो है आपके पानी का तापमान आपके 4 डिग्री सेल्सियस भी हो जाएगा। ठीक है, दोनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, आपकी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। फिर कह रहा है स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक किसका सीधा प्रयोग है? तो ये आपके पास्कल का नियम का सीधा सा प्रयोग हो जाएगा। पास्कल नियम आपका क्या कहता है? कहता है कि द्रवों पर लगने वाला दाब की व्याख्या करता है। कौन सा नियम अगर आपसे पूछा जाए द्रवों पर लगने वाले दाब की व्याख्या करता है, तो याद रखना ये आपके पास्कल का नियम होता है। ठीक है, फिर आपसे कह रहा है हाइग्रोमीटर। ये क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया, तो याद जरूर इसको आप लोग याद रखना। कह रहा है हाइग्रोमीटर किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो जो आपका हाइग्रोमीटर होता है ये आपकी वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को मापने के लिए काम में लाया जाता है। कह रहा है वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता नापने के लिए हाइग्रोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। फिर आपसे क्या कह रहा है? आपेक्षिक आर्द्रता। तो आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना उसमें भी आपके हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। फिर आपसे कह रहा है दृढ़ता गुणांक का मात्रक क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दृढ़ता गुणांक का आपका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। जरूर इसको आप लोग याद कर लेना। फिर कह रहा है लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज आपके आर्किमिडीज ने की थी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी अगर आपसे पूछा जाए? तो आर्किमिडीज ने की थी। फिर आपसे कह रहा है द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? तो आपके उछाल की मात्रा निर्भर हो जाएगी ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। ये भी क्वेश्चन आपके 2009 के एग्जाम में पूछा गया, जरूर आप लोग तैयार कर लेना। फिर आपसे कहता है उत्प्लावी बल क्या होता है? तो उत्प्लावी बल से संबंधित भी क्वेश्चन आपके टॉपिक में बन सकता है। तो याद रखना उत्प्लावी बल आपका किस पर निर्भर करता है? तो ये आपकी विस्थापित तरल के भार पर निर्भर करता है। अगर आपसे पूछा जाए उत्प्लावी बल किस चीज़ पर निर्भर करता है? तो विस्थापित तरल के भार पर। ठीक है, उत्प्लावी बल के बारे में आपकी थोड़ी बहुत जानकारी, इसको आप लोग जरूर वीडियो रोक कर पढ़ लेना। आगे देखते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है तेल में तैरती हुई एक वस्तु सदा अपने क्या विस्थापित करती है? तो सदा अपने क्या विस्थापित करेगी? वो तेल के वॉल्यूम को विस्थापित करेगी। ठीक है, फिर कह रहा एक सांप कांच की प्लेट पर पानी की बूंद गिराने पर वह फैल जाती है जबकि पारे की एक बूंद गोलाकार बनी रहती है, क्योंकि इसके पीछे का आपके कारण क्या हो जाएगा? तो इसके पीछे का आपकी मेन वजह ये हो जाएगी कि एक साफ कांच की प्लेट पानी की बूंद गिराने से वह फैल जाती है जबकि पारे की एक बूंद जो है आपकी वो गोलाकार बनी रहती है, क्योंकि ऐसा आपका इस वजह से होता है पारे का जो संसंजन और उसके शीशे के साथ आसंजन से अधिक होता है, इस वजह से होता है। ठीक है, तो आपका 156 का सी जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका एक्सप्लेन भी हम लोग देखते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। कह रहा है एक ही तरह के अणुओं के बीच लगने वाले बल को संसंजन बल एवं भिन्न भिन्न तरह के अणुओं के बीच लगने वाले बल को हम लोग आसंजन बल कहते हैं।
पारे के अणुओं के बीच लगने वाला संसंजन बल जो है पारे एवं शीशे के अणुओं के बीच लगने वाले आसंजन बल से क्या होगा, अधिक होता है। अतः पारे की बूंद बूंद जो होती है वो गोलाकार बनी रहती है। दूसरी तरफ पानी और कांच के अणुओं के बीच लगने वाला आसंजन बल का मान पानी के अणुओं के बीच लगने वाले संसंजन बल से क्या होता है, अधिक होने के कारण जो है पानी कांच से चिपक जाता है, अर्थात पानी कांच पर फैल जाता है। यही वजह आपकी हो जाएगी। आगे देखते हैं क्या कहता है। कहता है सिरे तक पानी से भरे गिलास में, यानी कोई भी गिलास है वो ऊपर तक भरा हुआ है आपका। कह रहा है गिलास के अंदर एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ़ पिघलती है तो क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में जो है जल का स्तर आपका वही बना रहेगा। ये बात आप लोग याद रखनी, बढ़ता नहीं है, जल का स्तर आपका वही बना रहेगा। तो 157 का आपका राइट जवाब सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देख लेते हैं इसका एक्सप्लेन क्या कहता है। कह रहा है पानी से भरे गिलास के अंदर तैरते हुए बर्फ़ के टुकड़े को पिघल जाने पर जल का स्तर आपके वही बना रहता है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को डाउट होता है, ठीक है, कि बढ़ जाता है, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बर्फ़ के टुकड़े द्वारा प्रस्थापित जल का आयतन बर्फ़ के द्रव के रूप में आयतन के क्या होता है, आपके बराबर होता है। ठीक है, आपके इस टॉपिक से अभी तक आपके इतने ही क्वेश्चन पूछे गए थे जो हमने आपको कराए हुए, और आपके एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से यहीं से देखने को मिलेंगे। अगर आपने इस टॉपिक के सिर्फ इतने ही क्वेश्चन पढ़ लिए तो आपका इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर आप लोगों को अब हमारी क्लास पसंद आई हो, जिस तरीके का हम आपको बहुत मेहनत करके आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, वही क्वेश्चन आपको कराते हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं और जो पूछे गए हैं, तो प्लीज़ अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर कर देना, यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।